फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो है देखेंगे अब आगे एक एक अनुच्छेद को लेकर। तो संविधान का भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से शुरू होकर अनुच्छेद 35 तक फैला हुआ है। इसमें अनुच्छेद 12 और 13 का संबंध किसी विशिष्ट मूल अधिकार से नहीं है, बल्कि ये मूल अधिकार की परिधि तय करता है। जैसे कि हम लोग अनुच्छेद 12 की परिभाषा देखते हैं, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की यह परिभाषा सिर्फ भाग 3 के प्रयोजन के लिए है। संविधान के अन्य भागों में प्रयुक्त राज्य शब्द पर यह परिभाषा लागू नहीं होता, क्योंकि यह है कि लगभग हर भाग में जो है पहले अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई होती है कि ये भाग किस किस अनुच्छेद पे लागू होगा। तो जो इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है, ये सिर्फ भाग 3 पर जो है लागू होगा। दूसरे भाग में प्रयुक्त जो राज्य शब्द है उस पर लागू नहीं होगा। और राज्य शब्द के अंतर्गत जो है निम्नलिखित निकाय को शामिल किया गया है। अब वो निकाय कौन कौन सा है, तो इसमें जो है भारत की सरकार, वो संसद शामिल है, यानी भाग 3 जो है इन पे लागू होगा। दूसरा जो है सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल है। सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं, लोकल अथॉरिटीज, और अन्य प्राधिकारी हैं, अदर अथॉरिटीज। स्पष्ट है कि ये पहले दो शब्द के लिए, यानी भारत की सरकार और संसद, और दूसरा जो है सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, इस दोनों को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो तीसरा चौथा है, यानी कि सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इसको लेकर संशय हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो है समय समय पर ऐसे कई मामले आते रहे हैं जिसमें कुछ निकाय के संबंध में विवाद था कि इन्हें भी राज्य माना जाना चाहिए या नहीं। जहां तक जो है स्थानीय प्राधिकारी का प्रश्न है, यानी कि जो स्थानीय 3 नंबर में जो है स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज, इस संबंध के बारे में न्यायालय ने बताया है कि इसका अर्थ उन सभी व्यक्तियों से लिया जाता है, उन सभी व्यक्तियों से लिया जाता है जिन्हें कोई विधि, लॉ बनाने अथवा आदेश, ऑर्डर या अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करने और लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है, और लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है। जिस भी अधिकारी के पास ऐसी शक्ति है, जिस भी अधिकारी के पास ऐसी शक्ति प्राप्त है, वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ग्राम पंचायतें हो गई, जिला बोर्ड हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी जो है स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। अब जो सवाल है हमारा वो है अन्य प्राधिकारी की, और समस्या जो है इसको लेकर खड़ी हुई है, अदर
ऑथोरिटीज। इसमें सटीक अर्थ के संबंध में काफी ज्यादा विवाद है और सर्वोच्च न्यायालय जो है अलग अलग मामलों में इस शब्दावली के क्षेत्र को पर्याप्त विस्तार दिया है और ऐसे कई परिधि को जो है इसमें शामिल किया है जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत उस वक्त नहीं आते थे। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है कुछ कसौटियां तैयार की हुई है। हम लोग देखते हैं वो कसौटियां, यानी कि जो इन कसौटी के अंतर्गत आएगा वो अन्य प्राधिकारी में उनकी गिनती की जाएगी। पहला है जो है वित्तीय रूप से वो किसके नियंत्रण में है, वित्तीय रूप से वह किसके नियंत्रण में है। तो अगर वह जो है भारत सरकार के नियंत्रण में है तो वो भाग 3 के अंतर्गत आएगा, और अगर भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है लेकिन राज्य से उसे प्रभावी वित्त सहायता मिलती है, राज्य से प्रभावी वित्तीय सहायता मिलती है, तो वो जो है अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज है अगर वो सार्वजनिक महत्व के विषय का है, सार्वजनिक महत्व पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, तो वह जो है अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएगा। तीसरी चीज है अगर उस पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण है, राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण है तो भी वो आएगा। और अगर राज्य जो है या राजकीय विभाग ये अपना कोई कार्य इसको स्थानांतरित करता है या इसका कोई कार्य ये कर रही है तो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। और राज्य द्वारा प्रदत्त या राज्य द्वारा संरक्षित कोई एकाधिकार इसको प्राप्त है, तो वो भी जो है अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएगा। अब जैसे जो है इसके तहत जो है कई सारे को, जैसे कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक जो है इसके तहत शामिल किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च परिषद हो गया। इसके अलावा जो है भारतीय खाद्य निगम हो गया, और जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण हो गया। तो ये सारे बहुत सारे हैं इसमें, तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 इसमें जो है अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा, अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा, आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, फ्रॉम अदर लॉज, ये दिया गया। और खासतौर पर ये अनुच्छेद जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में इसको गिना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में इसको गिना जाता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है, क्योंकि इससे जो है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये जो है न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन एंड जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है।
और इसके 4 खंड हैं। इसके जो हैं 4 खंड हैं, 13(1), 13(2), 13 का खंड 3 और 13 का खंड 4। हम लोग जो है 13 का खंड 1 देखते हैं। अनुच्छेद 31। इसमें जो है संविधान पूर्व विधियों के बारे में बताया गया है। संविधान पूर्व विधियां। अनुच्छेद 13(1) में घोषणा की गई है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। स्पष्ट है कि संविधान लागू होते ही भारत के प्रत्येक नागरिक को इस अनुच्छेद से यह गारंटी प्राप्त होता है कि पहले से प्रवृत्त कोई भी कानून उनके मूल अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता। इस संबंध में न्यायालय के सामने एक जटिल प्रश्न उठा। प्रश्न ये था कि यदि किसी व्यक्ति के संविधान के लागू होने से पहले कोई ऐसा काम किया हो जो उस समय लागू किसी विधि के अनुसार अपराध रहा हो और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने से पहले ही वर्तमान संविधान लागू हो गया हो तथा उसमें उल्लेखित मूल अधिकारों के आधार पर वह कृत अपराध न रहा हो, तो क्या वह व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उसे दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह संविधान द्वारा उसे दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 है, इसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। यानी कि ये उस दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू किया गया। यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर वो संविधान लागू से पहले कोई अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलेगी। यदि किसी ने उससे पहले कोई विधि विरुद्ध कार्य किया है तो उस पर संविधान पूर्व विधियां ही लागू होगी। संविधान पूर्व विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धांत बनाए। उस सिद्धांत को लोग देखते हैं। संविधान पूर्व विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कुछ सिद्धांत जो अब संविधानोत्तर यानी संविधान पश्चात संविधानोत्तर या संविधान पश्चात
विधियों में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर भी लागू होते हैं। ये सिद्धांत कौन कौन सा है? जैसे एक है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ फेवरेबल पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का संबंध इस प्रश्न से है कि यदि किसी अधिनियम पर कोई भाग मूल अधिकार से असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध होता है तो उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए या उसके सिर्फ उस भाग को जो मूल अधिकारों से असंगत है उसको शून्य घोषित किया जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है। तो इस पे जो है क्या व्याख्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 13(1) में स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि संविधान पूर्व विधियों उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इस भाग के उपबंधों से असंगत है। और दूसरा जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 13(2), इसमें कहा गया है कि संविधान पश्चात विधियों के संबंध में भी उस मात्रा तक वाक्यांश का प्रयोग इसी प्रकार किया गया, यानी कि वो भी शून्य हो जाएगी अगर इससे असंगत है। यानी उस मात्रा तक वाक्यांश में ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत छिपा हुआ है। सिद्धांत के बीज छिपे हुए हैं। दूसरा जो है वह है ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत।
क्लिप्स। इसका भी सीधा संबंध जो है अनुच्छेद 13(1) से ही है, जिसमें संविधान पूर्व विधियों से है। हालांकि पिछले कुछ समय से सर्वोच्च न्यायालय जो है कुछ व्याख्याओं में इसकी परिधि का विस्तार जो है संविधान पश्चात विधियों पर भी कर दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि इसके अंतर्गत न्यायालय ने कहा है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः मृत या नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि मूल अधिकारों पर ग्रहण लग जाने के कारण वे ढक जाती हैं। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि संविधान लागू होने के पूर्व सभी मामलों के लिए उनका प्रयोग वैध बना हुआ रहेगा, अर्थात जिन मामलों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते वहां ग्रहण या आच्छादन हट जाता है। यदि मूल अधिकार में ऐसा संशोधन हो जाए कि कोई संविधान पूर्व विधियां जो उसी मूल अधिकार के उन्हीं प्रावधानों के कारण आच्छादित या ढकी हुई है, तो वह आच्छादन हट जाएगा और विधि फिर से सजीव होकर परिवर्तनीय योग्य बन जाएगी। अगला है अधित्याग का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर, अधित्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को अपनी इच्छा से त्याग नहीं सकता, अपनी इच्छा से त्याग नहीं सकता है। इसका अर्थ ये है। अब जो हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 13(2) पे, जो था संविधानेतर विधियां। आर्टिकल 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाती है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ये चीजें, और इस अनुच्छेद का प्रभाव यह है कि संसद या राज्य के विधानमंडल यदि मूल अधिकार को सीमित या नष्ट करने वाली कोई विधि बनाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है उस विधि को अवैध घोषित कर सकता है
और यहीं से जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जो है न्यायिक पुनरीक्षण या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की वास्तविक शक्ति न्यायपालिका को इसी अनुच्छेद से प्राप्त होती है। और वो अनुच्छेद कौन है? तो 13(2) है, इसी अनुच्छेद से प्राप्त होती है। अब हम लोग जो है देखते हैं अनुच्छेद 13(3) और इसमें जो है विधि का अर्थ मीनिंग ऑफ लॉ। इसमें बताया गया है कि सभी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस आदेश ऑर्डर उपविधियां यानी बायलॉज, नियम रूल्स, विनियम रेगुलेशन, अधिसूचनाएं नोटिफिकेशन, रूढ़ियां कस्टम्स और प्रथाएं ये सारे जो है अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत आता है, विधि के अंतर्गत समाविष्ट है। और यहाँ पर जो समाविष्ट शब्द प्रयोग किया गया है, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या है कि ये सूची जो है परिपूर्ण नहीं है, ये सूची जो है संपूर्ण नहीं है, यानी कि इसमें और भी शामिल किया जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है अलग अलग निर्णय द्वारा कई को शामिल किया है। जैसे जो है इसमें बताया है और इससे स्पष्ट भी उन्होंने किया है कि जैसे कहा है इन्होंने कि विधि में सिर्फ अधिनियम शामिल नहीं है बल्कि ऐसी रूढ़ी या प्रथाएं भी शामिल है जिसमें कानून का बल है, यानी ऐसी सारी विधियां जिसमें कानून का बल है वो इसमें शामिल है। दूसरा जो है जो कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा जो प्रशासनिक आदेश जारी किया जाता है वह भी इसके अंतर्गत शामिल है, यानी जो प्रशासनिक आदेश है इसके द्वारा जो जारी किया जाता है प्रशासनिक आदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ये भी इसमें शामिल है। उसके बाद जो है जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, या फिर हिंदुओं या ईसाइयों की पर्सनल लॉ जो हो गया, यानी व्यक्तिगत
विधि हो गया, पर्सनल लॉ इस विधि में शामिल नहीं है, इस विधि में शामिल नहीं है। अर्थात संविधान का भाग 3 किसी व्यतिरिक्त अधिक विधि को खारिज नहीं करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नहीं तो अगर ये शामिल रहता तो ये सारे खत्म हो जाते, इसलिए जो इसमें जो शामिल नहीं किया गया, संविधान का भाग 3 जो है किसी भी पर्सनल लॉज को, किसी भी पर्सनल लॉ को खारिज नहीं करता है। इसके अलावा एक प्रश्न था ध्वज संहिता को लेकर, ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड। तो इसके बारे में न्यायालय ने कहा कि यह सिर्फ मार्गदर्शन या निर्देश है, मार्गदर्शन या निर्देश है, ये विधि नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं है। ये था अनुच्छेद 13(3). अब जो है हमारा अगला है अनुच्छेद 13(4). इसमें जो है अनुच्छेद 13 वो अनुच्छेद 368 का संबंध बताया गया। आर्टिकल 13(4) इसमें जो है रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल्स 13 एंड 368 इसमें बताया गया। हालांकि ये था कि जो अनुच्छेद 13(4) है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। और इसका उद्देश्य जो है वो जो 1900 हमने पिछले में जो देखा था 1967 के गोलकनाथ निर्णय, गोलकनाथ मामले के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करना था, प्रभाव को समाप्त करना था। और गोलकनाथ निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 13(2) के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन के लिए पारित की गई विधियों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। ठीक है, ये गोलकनाथ निर्णय में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी विधि अनुच्छेद 13(2) के आधार पर जो भी विधि पारित होगी उसका न्यायालय जो है न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। और इसी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें जो है अनुच्छेद 13(4) जो है जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है, अनुच्छेद 13(4) इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। और फिर आगे जाके एक केस आया, वो था केशवानंद भारती मामले, ये 1973 का था। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को वैध घोषित किया, इस संशोधन को
वैध घोषित किया, जिसका अर्थ है कि अनुच्छेद अभी भी अनुच्छेद 13 का प्रभाव अनुच्छेद 368 के तहत पारित संविधान संशोधन पे नहीं पड़ता है। संविधान संशोधनों पर नहीं पड़ता है। ये था हमारा अनुच्छेद 13(4). अब इसमें जो है जिक्र हुआ था हमारा न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, उसको हम लोग देख लेते हैं। न्यायिक 4 खंड थे, चारों खंड समाप्त हो गए, तो अब आगे जो है न्यायिक पुनरीक्षण या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू। ये संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है और इसका अर्थ है कि अधिविधायिका यानी लेजिस्लेचर द्वारा पारित कोई कानून संविधान के उपबंधों प्रोविजंस या संविधान की मूल भावना बेसिक एस्पिरिट से असंगत है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके परिवर्तन को रोक सकता है। ये इसका अर्थ है। और भारतीय संविधान में ये जो है न्यायालय को कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 13 से यही शक्ति प्राप्त होती है। वास्तविक जो है 13(2) में है, लेकिन 13 के पहले खंड से भी इसको प्राप्त होती है और 13(2) में भी प्राप्त होती है। इसी तरह अनुच्छेद 32 द्वारा प्राप्त होती है और हाई कोर्ट को जो है वो 226 द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इसके माध्यम से न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त होती है। इन अनुच्छेदों से ये शक्ति प्राप्त होती है। न्यायिक पुनरावलोकन का मूल संबंध जो है वो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से है, यानी कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका की शक्ति को मर्यादित ना करे और विधायिका जो है वो न्यायपालिका की शक्ति को मर्यादित ना करे, यानी दोनों एक दूसरे पर जो है नियंत्रण और संतुलन बना के चले। और अमेरिका के संविधान में भी जो है यह शक्ति स्पष्ट रूप से नहीं था, लेकिन वहाँ के न्यायालय जो है धीरे धीरे करते हुए ये जो है वहाँ पर विकसित किया गया है। तो अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के शक्ति के स्रोत क्या हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के स्रोत the sources of the power of judicial review in India। तो इसमें स्रोत ऊपर में जैसे कि हमने लिखा था अनुच्छेद 13 में है, 32 में है और 226 में है। तो ये घोषित तौर पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है न्यायपालिका को इसमें दिया गया है। जैसे कि 1950 से 80 के दौरान जब भारतीय संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को लेकर बार बार संघर्ष हो रहा था, तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में 1973 में केशवानंद
भारतीय बनाम केरल राज्य। इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया था, और क्या स्पष्ट किया था, कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। आधारभूत ढांचे का, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी नहीं हटा सकती। संविधान संशोधन करके भी नहीं हटा सकती। उसके बाद जो है और भी कई केसों में जो है इसका जिक्र किया गया, जैसे कि ये केस आनंद भारती में किया गया था। इसी तरह एक जो है मिनर्वा मिल्स मामले में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ, ये 1980 का केस था। इसमें भी जो है न्यायालय ने इसी बात को दोहराया था, अनुच्छेद 13 और 32 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो न्यायालय को प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये है कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति असीमित है? Is the power of judicial review unrestricted? तो ये प्रश्न पर जो है काफी विवाद है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। जैसे कि अगर अनुच्छेद 31 को लें तो इसके अनुसार कहा गया है कि अगर कोई विधि भूमि सुधारों के पक्ष में बनी है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। लोकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि 14 और 19 का उल्लंघन करता है, इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करती है। तो यहाँ पर जो है न्यायालय के जुडिशियल रिव्यू को सीमित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है नहीं किया जा सकता। तो इस कथन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सीमित है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है ये इससे सीमित प्रतीत होता है। अब जैसे कि दूसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13 ख है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी अधिनियम या आदेश को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किसी भी आधार पे नहीं किया जा सकता। किसी भी
आधार पर नहीं किया जा सकता। तो इससे भी प्रतीत होता है कि जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है वो सीमित है। सीमित प्रतीत होता है। अब जैसे कि यहाँ पे 31 होना चाहिए, 31। इसी तरह जो है अनुच्छेद 31 ग है, इसमें कहा गया है कि यदि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में निहित नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए संसद कोई विधि बनाती है तो उस विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह विधि अनुच्छेद 14 और 19 अनुच्छेद 14 या 19 में दिए गए मूल अधिकार से असंगत है। दिए गए मूल अधिकार से असंगत है। यहाँ भी जो है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सीमित प्रतीत होता है। जुडिशियल शक्ति जो है सीमित प्रतीत होता है। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, तो इसमें जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सिद्धांत दिया गया। और साथ ही साथ मिनर्वा मिल्स मामले में भी ये दोहराया गया था। मिनर्वा मिल्स मामले में भी ये प्रस्तुत किया गया था। और इसमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को जो है शामिल किया गया है। इसको आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना गया है। तो इसका अर्थ ये है, आगे जाके ये निकल गया कि न्यायालय जो है अनुच्छेद 31 क और 31 ग से जुड़े विषयों पर भी न्यायालय पुनर्विलोकन कर सकता है। तो इससे ये कथन पता चलता है कि यहाँ से न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, वो असीमित है। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संविधान संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों के संतुलन की व्यवस्था करता है। संसद के पास यह शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शून्य करने के लिए संविधान में संशोधन कर दे। लेकिन यह जरूर है कि इस विवाद में अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी विषय को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित कर देता है
तो उस विषय पर संसद की शक्ति समाप्त हो जाती है और न्यायालय की पुनर्विलोकन संबंधी शक्ति जो है वो असीमित हो जाती है। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है असीमित है, जब तक कि वह संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है तब तक। अब देखते हैं कि भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की तुलना क्या करते हैं। भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की तुलना। Comparison between India and America on judicial review। भारत और अमेरिका के न्यायालयों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बराबर नहीं है। पहले तो ये चीजें ये है कि बराबर नहीं है दोनों की। हालांकि अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की चर्चा नहीं की गई है। अमेरिका के संविधान में यहाँ पे चर्चा नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की स्पष्ट चर्चा की गई है। तब भी जो है भारतीय न्यायपालिका के पास अमेरिकी न्यायपालिका की तुलना में यह शक्ति कम है। भारतीय न्यायपालिका हो गया, इसके पास शक्ति कम है और अमेरिकी न्यायपालिका के पास ज्यादा है। कैसे? तो इसका ये कारण है कि भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में बहुत लंबा है, क्योंकि अधिकांश मामलों में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट भाषा में लिखे हुए हैं। तो अतः जहां पर संविधान के निर्वचन का प्रश्न बार बार नहीं उठता है, तो यहाँ पर जो है ये शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ मतलब साफ तौर पर लिखा गया है कि इसमें क्या करना है। लेकिन अमेरिकी संविधान जो है उसमें बहुत ही शॉर्ट में वो संविधान लिखा गया है, तो उसमें विस्तृत उपबंध नहीं है। इसलिए जो है वहाँ पर संविधान के निर्वचन का प्रश्न बार बार उठता है और इस पे जो है न्यायपालिका की शक्ति जो है वहाँ पे बढ़ जाती है। जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति जो है अमेरिका में बढ़ जाती है। उसका एक ये कारण है। तो पहला कारण जो है ये देखना पड़ेगा कि निर्वचन का प्रश्न कहाँ बार बार उठता है, कहाँ बार बार उठता, या फिर ये कह सकते हैं कि कहाँ पर विस्तृत उपबंध हैं, विस्तार में उपबंध है। ठीक है, वहां पर शक्ति कम होगी। भारत में है तो भारत में शक्ति कम होगी, ठीक है, और अमेरिका में ज्यादा होगा शक्ति के आधार पर। दूसरी चीज है, भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में बहुत लचीला है। लचीलापन की बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो ज्यादा लचीला है अमेरिकी संविधान की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं, स्पष्ट प्रावधान है। और यहाँ पर संशोधन करना जो है अमेरिका के मामले में थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पष्ट प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। इससे जो है न्यायालय को व्याख्या करनी पड़ती है। इस वजह से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति बढ़ जाती है और संशोधन करना यहाँ पर बहुत कठिन है। संशोधन करना कठिन है, इसलिए जो है जुडिशियल रिव्यू के मामले में अमेरिका के न्यायालय को शक्ति ज्यादा प्राप्त है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और ये है अनुच्छेद 14 से 18। हम लोग अनुच्छेद सीधा 14 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14
आर्टिकल 14 इसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ से अथवा विधियों के समान संरक्षण से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो है आर्टिकल 14 में लिखा गया है। यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति का शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब चाहे वो नागरिक हो, भारत के नागरिक हो अथवा गैर नागरिक हो, सबको जो है आर्टिकल 14 प्राप्त है। और यहाँ पर जो है दो वाक्य हैं, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। हम लोग जो है देखते हैं इसका अर्थ क्या है। विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता जो है ये नकारात्मक अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है कि कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात कि कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। और विधि के समक्ष समता जो है ये इसका विचार जो है ब्रिटेन के विख्यात विधिवेत्ता प्रोफेसर डाइसी द्वारा दिया गया था। प्रोफेसर डाइसी इनके जो विधि के शासन की संकल्पना है उसके दूसरे लक्षण के रूप में शामिल है। यानी प्रोफेसर डाइसी जो है उन्होंने विधि के शासन की संकल्पना दी थी और इसी के दूसरा लक्षण वो विधियों के समक्ष समता है। विधि के समक्ष समता है। और ये जो दोनों वाक्यांश है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र जो है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र, इसके अनुच्छेद 7 में दोनों वाक्यों को शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चार्टर में शामिल किया गया। और विधि के शासन का अर्थ जो है, अगर हम लोग विधि के शासन का अर्थ देखें तो जो प्रोफेसर डाइसी का था, विधि के शासन, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है
एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें अंतिम शक्ति किसी भी व्यक्ति, संस्था और पद देश की विधियों के अधीन और उनके अनुसार कार्य करने को बाध्य हो। यह राजा के शासन या राजतंत्र के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि राजा के शासन में राजा विधियों से भी ऊपर हो जाता है, और जबकि जहाँ पर विधि की सर्वोच्चता होती है उससे इसका अभिप्राय है। और जैसे कि चर्च के शासन हो गया या धर्मतंत्र हो गया, उन सब व्यवस्थाओं से ये जो है ऊपर हो जाता है, उसका ये विरोधी करता है। और प्रोफेसर डाइसी जो थे, प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन के अंतर्गत कई लक्षण बताए थे। तो लक्षण कौन कौन था? वो लक्षण था जैसे कि विधि की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ लॉ। दूसरा था विधि के समक्षमता, जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तीसरा था संविधान सामान्य विधियों का परिणाम है। संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। और चौथा था विधियों के समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ये इनके लक्षण थे। और इसमें से जो दो हमारा है वो है विधि की समक्षमता और विधियों के समान संरक्षण। हम लोग जो है अनुच्छेद 14 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। अनुच्छेद 14 के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। इससे पहले जो है एक चीज छूट गया, और वो था विधियों का समान संरक्षण। इसमें क्या करना है? विधियों के समान संरक्षण का अर्थ होता है यह एक सकारात्मक, ये जो है जैसे ऊपर वाला नकारात्मक था अभिव्यक्ति, तो यह सकारात्मक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्तियों की पहुंच जो है कानून तक होनी चाहिए, और साथ साथ जो है सभी व्यक्तियों पर लागू होने वाले नियम नहीं बनाए जाने चाहिए जो पूर्णतः समान हो। इसका कारण है कि विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए सभी पर कानून लागू करते समय उन अंतरों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समान कानून उन्हीं व्यक्तियों के संदर्भ में बनानी जानी चाहिए जिसकी परिस्थितियां समान हो। यदि दो व्यक्तियों की परिस्थिति में काफी बड़ा अंतराल है तो उनके लिए समान कानून बनाना उनके लिए असमानता को पैदा करना है। किंतु यदि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए असमान कानून बनाए जाते हैं तो यह भी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। इसलिए विधि का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से ली गई शब्दावली है,
और इस पे अमेरिकी दृष्टिकोण का प्रभाव देखा जाता है। इसको जो है अमेरिकी संविधान के से लिया गया है और उसमें जो है अमेरिकी संविधान में 14वां संशोधन हुआ था, तो वहाँ पे जो है ये शब्द जोड़ा गया था। ये चीज़ है। अब अनुच्छेद 14 की महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, इसमें क्या क्या है। जैसे कि ये जो है भारत के नागरिक के साथ साथ भारत नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक को भी प्राप्त है, गैर नागरिकों को भी प्राप्त। ठीक है। दूसरी चीज है कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान के आधारभूत लक्षण में शामिल किया गया है। इसमें जो विधि का शासन शब्द प्रयोग किया गया है यह संविधान के आधारभूत लक्षण है, संविधान के आधारभूत लक्षण में भी शामिल है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि विधायिका जो है वह मतलब संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके इस शब्द को हटा नहीं सकती है। तीसरी चीज जो है अनुच्छेद 14 में जो है प्राकृतिक न्याय या फिर नेचुरल जस्टिस, जिसको नैसर्गिक न्याय कहते हैं, नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत निहित है, का सिद्धांत निहित है। इसका अर्थ है कि अधिराज्य अनुच्छेद 14 के आधार पर कोई मनमाना व्यवहार करता है तो उसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। और आखिरी बातें हैं कि इसमें व्यक्ति पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है विधिक व्यक्ति भी शामिल हैं, विधिक व्यक्तियों भी शामिल हैं। यानी कि विधिक व्यक्ति में हो गया कोई कंपनी, निगम, ये भी इसमें शामिल है। यानी विधिक व्यक्ति भी जो है समानता के अधिकार की मांग कर सकता है। अब जो है आता है युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब अनुच्छेद 14 जो है उसमें समानता की बात कही गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों पर पूर्णतः समान कानून लागू किए जाएंगे। इसका अर्थ मात्र इतना है कि राज्य मनमाने तरीके से व्यक्तियों में विभेद नहीं करेगा। चूंकि विभिन्न वर्ग और व्यक्तियों की आवश्यकताएं विभिन्न होती है, इसलिए उन पर लागू होने वाली विधियां में भी आवश्यक असमानताएं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि सामाजिक व्यवस्था को समुचित तरीके से संचालित करने के लिए राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 14 के तहत व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में तार्किक आधार पर विरोध कर सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। उन्होंने कहा है कि राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 14 के तहत व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में तार्किक आधार पर वर्गीकरण कर सकें। अनुच्छेद 14 केवल वर्ग विधान का विरोध करता है। ये जो है केवल वर्ग विधान, क्लास लेजिस्लेशन, इसका विरोध करता है। ये वैधानिक उद्देश्यों
वैधानिक उद्देश्यों के आधार पर निर्मित, वैधानिक उद्देश्यों लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए वर्गीकरण का विरोध नहीं करता। बशर्ते है कि शर्त जो है वो मनमाना नहीं होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जो अपने कई फैसले में बताया है कि वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वर्गीकरण में का आधार जो है वह बोधगम्य होना चाहिए। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वर्ग में कुछ व्यक्तियों को शामिल करने और शेष को उसके बाहर रखने के लिए तार्किक आधार होना चाहिए, तार्किक आधार होना चाहिए। दूसरा है, जो वर्गीकरण किया गया है तर्क संगत संबंध उस उद्देश्य के साथ होना चाहिए जिसे अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। अब जो है समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं, उसको देखते हैं। समता के अधिकार के अपवाद, exception to the right to equality। जो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है वह आत्यंतिक नहीं है। आत्यंतिक का मतलब जो हम लोग पहले समझ चुके हैं, अब्सोल्यूट नहीं है। इस पे जो है युक्ति युक्त निर्बंधन है, युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी ये किसी नियंत्रण के अंतर्गत है। अब हम वो अपवाद देखेंगे, जैसे कि एक है विदेशी राजनयिकों, राजनयिकों यानी फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स यानी कि विदेशी राजनयिकों, शासकों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल और आपराधिक क्रिमिनल अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त है, अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त है। दूसरी चीजें क्या है, ये सारे अपवाद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 361 को भी लिया जा सकता है, और 361 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को अपने दायित्व निभाने के लिए कुछ विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। विमुक्तियां दी गई है, जैसे कि अगर ये अपने पद पे आसीन हैं, पदों पर आसीन व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कार्य संबंधी निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति
उत्तरदायी नहीं होते, उत्तरदायी नहीं होते। और साथ ही साथ जो है इनके खिलाफ पद पर रहने के दौरान, इनके खिलाफ पद पर रहने के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, नहीं चलाई जा सकती। ये चीज है। इसी तरह जो है एक आर्टिकल है अनुच्छेद 105, इसके तहत संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिसका संबंध संसद में उनके द्वारा कही गई बातों के लिए है। और वो कही गई बातों के लिए न्यायालय के प्रति, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जवाबदेह नहीं होते हैं। और यही सेम चीजें जो है अनुच्छेद 194 के अंतर्गत जो है राज्य के विधानमंडलों के सदस्य को दिया गया, विधानमंडलों के सदस्यों को भी प्राप्त है। ये चीजें इसमें कही गई है। उसके बाद जो है जैसे एक और ले सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 31 का क ख ग जो है, इसके अधीन पारित विधि को भी इसके अधीन कोई विधि पारित होती है तो उसे भी जो है अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। इसको भी जो है अनुच्छेद 14 का अपवाद माना गया। और जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 ख जो है ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951, और जबकि अनुच्छेद जो है 31 ग ये जो है 25वें संविधान संशोधन द्वारा यानी ये 1971 में हो गया था, 1971 द्वारा जोड़ा गया है। और जो क और ख है इसका संबंध जो है भूमि सुधार से है, भूमि सुधार से है। और भूमि सुधार से जो कानून बनाया जाएगा उसको संरक्षण प्रदान करता है ये। और जो अनुच्छेद 31 ग है इसमें जो है नीति निदेशक तत्व के मामले में नीति निदेशक तत्वों को जो है कुछ मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है, कुछ मूल अधिकारों पर जो है वरीयता प्राप्त होती है। जैसे कि इसके अनुसार अधिराज्य अनुच्छेद 39 ख या अनुच्छेद 39 ग में दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए कोई विधि बनाता है तो उस विधि
उस विधि को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, अतिक्रमण करती है। ये जो है अनुच्छेद 13 ग के अंतर्गत जो है किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये घोषित किया है कि अनुच्छेद 31 का ख और ग का जो है न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ये चीजें हो गई, ये भी अपवाद के तौर पर था। एक और अपवाद है और वो है अनुच्छेद 361 का। इसके अंतर्गत यह है कि प्रेस और मीडिया को एक विशेष अधिकार दिया गया, जो प्रेस या मीडिया को एक विशेष अधिकार दिया गया है। इसके तहत कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन की कार्यवाही का सत्य प्रकाशन करता है और ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य भी उचित है, तो उस पर देश के किसी न्यायालय में सिविल या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया, क्योंकि आपातकाल के दौरान जो है बहुत ज्यादा जाति हुआ था। इस वजह से जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने इससे जोड़ा। आज बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग अनुच्छेद 15 को देखें।